हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और आप देख रहे हैं फ्रेंड व्याकरण के टॉपिक को। हमने साहित्य को बहुत कवर करा दिया है। अब आप ही लोगों के डिमांड पर हम व्याकरण की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे पूरा सीरियल से। आपको ना अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत रहेगी, ना बुक को। बार बार आप इसी वीडियो को रिवाइज करिएगा, आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मेन चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए आप, आज हमारा टॉपिक है वर्ड विचार, वर्ड विश्लेषण, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है, वर्ड विचार क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप जानते हैं फ्रेंड, वर्ड या शब्द क्या होते हैं। ठीक है, हम अपने भाषा का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो पता है। खैर एक बार हम फिर से आपको रिमाइंड करते चलते हैं। तो आप देखेंगे, मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो भाषा की ज़रूरत होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, और वाक्यों का निर्माण पदों से, और पदों का निर्माण जो है सार्थक शब्दों से होता है। और इसी क्रम को हम देखेंगे। ठीक है, कि भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या है। तो भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या है फ्रेंड, सबसे पहले वर्ण, क्योंकि वर्ण का एक टॉपिक हम सबसे पहले व्याकरण में देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेंड ध्वनि पर। इसके बाद शब्द, पद, वाक्य, भाषा। ये क्रम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या है, वर्ण, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, भाषा। जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे इसे आप ले लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि वर्णमाला पूर्व निश्चित क्रम या व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का वर्णन कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, तो फ्रेंड मूल वर्ण देखिए आप, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 44। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं फ्रेंड, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि वर्णमाला का तीसरा भाग अयोग्यवाह को माना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो देखिए ये वर्णमाला के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के समूह के शब्द हैं, ये वर्ण हैं। ठीक है, जैसे अंग, आहा। ठीक है, ये शामिल हैं अयोग्यवाह में। इन्हें विसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो ना स्वर में आता है ना व्यंजन में। तो अगर स्वर व्यंजन नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अयोग्यवाह होगा। और अयोग्यवाह किसको कहते हैं, तो अंग और आहा को कहते हैं। अब स्वर की एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इसके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ए, ओ, और री। ठीक है, अच्छा, अंग, आहा यही समूह का शब्द है जिन्हें आप ऊपर देख के आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग, विसर्ग में आहा आता है आपका, और ये अयोग्यवाह कहलाते हैं दोनों। ठीक है, अयोग्यवाह भी कहलाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो ज्ञात रहे आपको फ्रेंड कि संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद प्लुत होता है, जो वेदों में प्रयुक्त होता है, जैसे ओम। अब हिंदी में तो 2 प्रकार के स्वर होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अगर यही संस्कृत की बात करते हैं तो तीसरा आपका प्लुत स्वर भी आता है। 3 स्वर माने जाते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। तो पलुत में क्या आता है, जैसे ओम आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे सबसे पहले कि हर्ष स्वर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर में फ्रेंड मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे आ, ई, उ, री, ये कुल कितने होते हैं, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं, या लघु स्वर भी इन्हें कहा जाता है, या फिर मूल स्वर भी कहा जाता है। तीनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आइए देखते हैं फ्रेंड, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, ठीक है, अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, मिश्रित भी कहते हैं, संधि स्वर या फिर गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का दुगुना समय लगता है, ठीक है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो जैसे ये, इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये संख्या में 7 होते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा था हर्ष स्वर के बारे में, हर्ष स्वर की संख्या कितनी हुई थी, तो 4। ठीक है, अब आप देखेंगे दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः दीर्घ स्वर हर्ष स्वर के दीर्घ रूप के नहीं होते हैं, वरन स्वतंत्र होते हैं।
जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वर का विभाजन होता है। तो जिह्वा की स्थिति के अनुसार कुछ जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, कुछ पीछे वाले, कुछ मध्य वाले, तो उनको देखते हैं हम। तो जिह्वा के अग्रभाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, सबसे पहले यही देखेंगे। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाली भाग से होता है, ठीक है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं, मतलब नोक वाला भाग, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और री, ठीक है, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। तो छोटी बड़ी ए री, ये क्या कहलाते हैं, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में जोर पड़ता है या प्रयत्न किया जाता है, वे मध्य स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में ही प्रयत्न होता है या सक्रिय होता है, तो वहाँ मध्य स्वर होता है। जैसे मध्य स्वर क्या कहलाते हैं, तो छोटा, मात्र छोटा आपके मध्य स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे भाग में प्रयत्न या जोर पड़ता है, तो वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, आप बोल के देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक भी दी गई है फ्रेंड, ठीक है, ट्रिक भी दी गई है। आ के मध्य ईख, ठीक है, आ के मध्य ईख, आ के मध्य ईख, इमली के मध्य आगे, एनक एड़ी जोड़ो, शेष बचे की बंधु मेरे पीछे छोड़ो, ठीक है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, अब बहुत ईजी है ये सब, ठीक है। तो देखिए अग्रस्वर किसे कहते हैं, आप इस स्लाइड के जरिए देखिए डायग्राम के। तो अग्रस्वर आपके कौन कौन से होते हैं, अभी आपने देखा, देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, औ, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। और सिर्फ एक मात्र स्वर है जो आपका मध्य स्वर कहलाता है, वो है छोटा आ, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड हम देखेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो मुख आकृति के आधार पर समृद्ध स्वर, अर्धविभ्रित स्वर, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आइए देखते हैं समृद्ध स्वर। अब समृद्ध का मतलब क्या होता है, बंद, ठीक है। जब समृद्ध स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर होता है, जिससे मुख प्रायः बंद रहता है, ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके कौन से स्वर कहलाते हैं, तो ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो आपका मुंह जो है बंद दशा होता है और जिह्वा का अग्रभाग ऊंचाई पर होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अर्धविभ्रित स्वर की। अर्धविभ्रित स्वर किसे कहते हैं, तो अर्धविभ्रित स्वर कहते हैं फ्रेंड, इनमें आपका मुंह आधा बंद होता है, ठीक है। और इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई समृद्ध से कम रहती है, जैसे ए और ओ, ये आपके क्या कहलाते हैं, तो ये समृद्ध, अर्ध समृद्ध कहलाते हैं, ठीक है। समृद्ध में आपका मुख पूरा बंद होता है, लेकिन आगे का जो भाग होता है ऊंचाइयों पर होता है, तो वहाँ पे समृद्ध होता है। अब आप देख रहे हैं अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में आपका मुख जो है आधा बंद होता है, क्योंकि ये अर्ध है तो आधा बंद रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर आते हैं, जैसे ए और ओ। अब बात करते हैं विभ्रित स्वर की। विभ्रित स्वर की, देखिए विभ्रित स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है वहाँ विभ्रित स्वर होता है। जैसे बड़ा आ, बड़ा आप बोल के देखिए, आपका पूरा मुंह खुल रहा है, ठीक है। तो विभ्रित स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है वहाँ पर विभ्रित स्वर होता है, जैसे बड़ा। अर्ध समृद्ध की बात करते हैं फ्रेंड। अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं, तो अर्ध समृद्ध, अर्धविभ्रित, सॉरी, तो अर्धविभ्रित किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विपरीत स्वर से थोड़ा कम एवं अर्ध समृद्ध से अधिक खुला रहता है, वे अर्धविपरीत कहलाते हैं। जैसे आ, ए, औ, आ। अब ओष्ठ की आकृति के आधार पर देखेंगे, अभी आपने मुख के द्वारा देखा, अब आप ओष्ठ के आधार पर देखेंगे। तो ओष्ठ के आधार पर वृत्ताकार स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण ओठों का आकार गोल हो जाता है वे वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा ऊ, अब आप छोटा ऊ बोल के देखिए, गोल सर्कल बन रहा है, ठीक है, होठों का। बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है, ये आपके वृत्त आकार के होते हैं। वृत्त का मतलब ही गोला होता है। अब देखिए आवृत्ता आकार, ठीक है, तो इन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल नहीं होते हैं। जो आवृत्ता आकार में होते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में आपके ओंठ जो है गोल नहीं होते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ऊ, सॉरी छोटू बड़ऊ पढ़ लिया मैंने, ए, ठीक है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ठीक है, छोटू, बड़ऊ, ओ, औ, आ, ये तो जो है वृत्त आकार में आएंगे। तो वृत्त आकार ओंठ के आकार गोल हो जाते हैं, और आवृत्त आकार में ओंठ के आकार गोल नहीं होते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए। अयोग्य वाह दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड। ये वर्ण कौन कौन से, तो एक वर्ण आपके अनुस्वार और दूसरे आपके होते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार में आपका अंग आता है, विसर्ग में आहा आ जाता है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो ध्यान रहे आपका, ध्यान क्या देना है
कि अनुनासिक जो होता है ना, अनुनासिक किसको कहते हैं, तो अनुनासिक चांद बिंदी को कहते हैं। तो ये अनुनासिक जो होते हैं, अयोग्यवाह वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद होता है, ये तो आप जानते हैं कि अंग आहा बाद में आता है। अब अनुनासिक अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, तो ये मुख और नासिका से होता है, जैसे कांच, ढांचा, कांच, ढांचा, ठीक है। और नासिक वर्ण ना तो हर्ष होते हैं और ना ही ये दीर्घ होते हैं। इनका उच्चारण अंग से होता है, अतः अनुस्वार अंगी और ये अंग हैं, ठीक है। अतः अनुस्वार अंगी है और ये अंग हैं। नासिका से उच्चारण होने के कारण नासिक ध्वनि भी इन्हें कहा जाता है। मुख व नासिका से उच्चारित अनुनासिक सानुनासिक ध्वनि अर्थात प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, ठीक है, ये अनुनासिक होते हैं, ठीक है। पंचम वर्ण कौन सा होता है, जैसे कख गगा अंगा, अंगा आपका किस में आ रहा है, तो पंचम वर्ण में। चाछा जाझा इया, तो इया आपका किस में आ रहा है, पंचम वर्ण में। टाठा राधा ना, पापा बाबा माँ, ठीक है। ये सब देखिए लास्ट वाला जो आ रहा है वर्ग का पांचवा वर्ण, तो ये अनुनासिक में आते हैं, ये तो आपको पता है। अब देखिए स्वनिम, स्वनिम का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों स्वर के साथ होता है, स्वरिम रहित व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे कॉलेज, माल। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार बना है, ठीक है। का, खा, गा, जा, फा, नुक्ता का प्रयोग उर्दू में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कराया है। ये फारसी के आगत व्यंजन है और इन पांचों वर्णों की विदेशी ध्वनियों के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। का, गा, जा, फा, ये पूछा जाता है कौन सा इसमें विदेशी ध्वनियां हैं, ठीक है। तो का, गा, जा, फा याद रखेंगे आप। तो ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं, एक बार हम फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ण स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, आपने जाना। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब अस्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, तो का से लेकर माँ तक आपके जितने भी वर्ण आते हैं, ये आपके अस्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। का से लेके, ठीक है, का से स्टार्ट करेंगे आप और माँ तक जितने भी वर्ण आएंगे ये आपके कितने होंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, आप गिन कर देख लीजिए। तो प्रत्येक वर्ग में अगर 5-5 वर्ण है तो फिर कितना हो जाएगा, पंचम 25 पाँचों वर्ग का, ठीक है। तो ये 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो तीनों शा और हा, ये आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो छा, त्रय, ज्ञा, ये आपका संयुक्त व्यंजन में आता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि संयुक्त व्यंजन में दो आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं फ्रेंड, आपको ये चीज़ याद रखना है। संयुक्त व्यंजन तो छा, त्रय, ज्ञा, स्रा, ये आपके जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं, लेकिन दो आपके ऐसे होते हैं जो द्विगुण व्यंजन में आते हैं, तो डा और ढा। याद रहना, जिस डा के नीचे डॉट होती है और ढा के नीचे डॉट होती है, यही आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किस किस के सहायता से बनता है। तो देखिए छा किसकी सहायता से बना हुआ है फ्रेंड, तो का और शा मिलकर बने हैं छा, ठीक है। ज्ञा किसकी सहायता से बना है, तो ज, इया, आ से मिलकर बना है ज्ञा आपका। तो त्रा किससे मिलकर बना है, तो त और रा। आ नहीं पूछा जाता है विशेषकर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया है क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो लास्ट में आ का उच्चारण आ रहा है, जैसे ज्ञा, ज्ञा में आ रहा है लास्ट में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ता और रा ही खाली मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को, ठीक है। अगला चीज़ देखेंगे कि आप कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अभी आपने जो देखा उसी का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे स्पर्शी व्यंजन का से लेकर मा तक कुल टोटल कितने होते हैं, 25 वर्ण। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन ये 4 होते हैं फ्रेंड संख्या में, शा, 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 हा। स्पर्शी संघर्षी जो होते हैं चा, छा, जा, झा, हिया, ये स्पर्शी और संघर्षी कहलाते हैं। अनुनासिक कौन सा होता है, वर्ग का 5वां व्यंजन, ठीक है। 5वां वर्ण जो होता है यंग वर्णम। पार्श्विक व्यंजन कौन होता है, ला। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो डा, ढा को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, है ना, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए प्रकंपित या लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, रा। प्रकंपित का मतलब वही वाइब्रेशन, जब आप बोलते हैं रा, तो रा जब बोलते हैं तो वाइब्रेट होता है आपकी जबान, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ईषत, स्पृत और संघर्षहीन और अर्धस्वर। ईषत, स्पृष्ट, संघर्षहीन, अर्धस्वर कौन होता है फ्रेंड, तो या और वा, ये आपके अर्धस्वर में आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख लिए। और एक चीज़ जो मेन चीज़ देखना है आपको, वो देखिए आप कि फा जो है फ्रेंड, फा आपका दंतोष्ठ में शामिल किया गया है, ठीक है। फा आपका दंतोष्ठ में शामिल किया गया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है,
क्योंकि फा जब आपका पढ़ेंगे तो इसको ओष्ठ व्यंजन में ही पढ़ेंगे। फा जो है दंतोष्ठ में शामिल किया गया है, बस ध्यान रखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं स्वर तंत्री और कंपन के आधार पर वर्गों का व्यंजन। तो अघोष, सघोष, ठीक है, सघोष को घोष ही कहते हैं या सघोष, जो भी आप याद रखें। तो अघोष किनको कहते हैं फ्रेंड्स? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं। और अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। वर्ग का प्रथम और द्वितीय, यानी कह सकते हैं इसका सूत्र है 12। वर्ग का द्वितीय और तृतीय व्यंजन तथा शा 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 तीनों जो है अघोष होते हैं। ठीक है, तो अघोष कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले समझेंगे अघोष जो है 13 व्यंजन होते हैं। कोश के कितने व्यंजन? 13 होते हैं। तो वर्ग का पहला जैसे का और खा, ठीक है, पहला और द्वितीय, तो पहला और द्वितीय ये आपका अघोष कहलाता है। और इसके साथ कौन कौन से हैं? तो तीनों शा आप याद रखेंगे। तो ये आपके 13 स्वर जो हैं, 13 व्यंजन, सॉरी, ये आपके जो 13 व्यंजन हैं ये आपके किस क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अघोष कहलाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये का खा पहला द्वितीय वर्ण, चा छा पहला द्वितीय, चा छा, टा ठा, ठीक है, ता था, पा फा और तीनों शा, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए सघोष या घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो सघोष या घोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, कंपन वही वाइब्रेशन होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं फ्रेंड? तो 20 होते हैं। 20 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, कुल मिलाकर 31 वर्ण होते हैं। अब इनका सूत्र क्या है? तो 345। इनका सूत्र क्या है? तो 345 आपको याद होगा, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, और इसके साथ या, रा, ला, वा और हा, मतलब कहने का मतलब अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके, ये स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, ये स्वर सघोष या घोष होते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से? गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, ड़ा, डा, धा, ना, बा, भा, मा, य, रा, ला, वा, ये सभी स्वर जो है ये सघोष, ठीक है, सघोष या फिर घोष, सॉरी, सघोष या फिर घोष कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 20 आपने पढ़ी, टोटल मिलाकर 31। अब आप देखेंगे फ्रेंड प्राण, वायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तो 2 भागों में होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं फ्रेंड जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। और वर्गों के विषम वर्ण या, रा, ला, वा स्वर सब अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, ये भी आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा ये सभी अल्प प्राण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 19 होती है, जो कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया। और स्वरों को मिला के कुल कितने होते हैं? ये तो 30 वर्ण होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और अभी आप ऑनलाइन में देखेंगे, इसके बाद एमसीक्यू में देखेंगे, इसका ध्यान रखना है। देखिए महाप्राण जिनको बोलने से सबसे पहली बात है कि आपका मुंह ज़्यादा खुले और बल लगता हो, जिनको बोलने में, खुलने की बात नहीं, जिनको बोलने में श्वास की अधिक आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं जिनको बोलने में बहुत बल लगता हो, तो वे आपके महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ट्रिक है इनकी, 3 षकार के साथ समवर्ण हा, 3 षकार के साथ समवर्ण हा, अगर ट्रिक से याद कर सकते हैं आप तो अच्छी बात है। कहने का मतलब यह है महाप्राण वर्ग का दूसरा, चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा, और ये तीनों जो चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, 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 हा, ये महाप्राण कहलाते हैं, ये महाप्राण होते हैं। वहीं आपने अल्प प्राण में देखा था वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में क्या देखा आपने? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। यहीं आप महाप्राण में देख रहे हैं कि वर्ग का दूसरा, चौथा और आपके जो है संघर्षी व्यंजन जो या ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ऐसा शब्द बहुत बार बना है क्या कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं? तो सभी सघोष जो स्वर होते हैं, सघोष भी होता है, सघोष स्वर जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सभी सघोष स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। सघोष या घोष पूछ लिया गया, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। और जो अघोष स्वर होते हैं ये आपके महाप्राण होते हैं।
अब उच्चारण के स्थान पर तो ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, कौन सा दंत है, तालु है। खैर एक बार फिर से इस डायग्राम के जरिए बता दे रहे हैं। तो देखिए जो नाक पे बना है, नासिका के द्वारा कौन सा उच्चारण होता है, तो इन्हें अनुस्वार भी कहा जाता है, यंग गण नम। ठीक है। और मूर्धा, मूर्धा री को लेके और टा वर्ग का जितना व्यंजन होता है ये आपका मूर्धा कहलाता है। ता वर्ग के जितने व्यंजन होते हैं ये आपके दंत कहलाते हैं। चा वर्ग के जितने होते हैं फ्रेंड तालव्य कहलाते हैं। और दंत में वा और फा ये आपके ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, दंतोष्ठ जिन्हें कहते हैं। कंठ तालु में ए और ए आते हैं। ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग ये आपके ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। कंठ की बात करें तो ओ और औ आपके ओष्ठ कहलाते हैं। कंठ में अच्छा पूछा जाता है कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो एक तो आपका विसर्ग आ जाता है, अंग और आहा। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, ये आपके कंठ या का वर्ग में आते हैं। आगे देखेंगे, वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्ह लिपि चिन्ह दोनों रूपों में होता है। वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्ह एवं लिपि दोनों रूपों में होता है। जिन चीज़ों को हमने पढ़ा एक बार हम रिवीजन वन लाइन में देखेंगे, इसके बाद एमसीक्यू प्रश्नों को फटाफट देखेंगे। ठीक है, अनुस्वार कौन कहलाते हैं, तो अंग आपका अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग आहा कहलाते हैं। ठीक है, ध्वनियाँ ना तो स्वर होती हैं ना व्यंजन होती हैं, इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोग्यवा कहलाती हैं। अनुस्वार नासिक के व्यंजन भी है और इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर के रूप में किया जाता है। ठीक है, मात्राएं स्वरों के चिन्ह हैं जिन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। आ स्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्राएं हैं। ठीक है, तो आ को छोड़कर, क्योंकि आ में आप देख रहे हैं कोई मात्रा नहीं है, तो सभी व्यंजनों में और मात्राएं दिखती हैं। तो आ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहा जाता है। कुल मात्राएं 10 हैं। ठीक है, मात्रा वाले जो स्वर देख रहे हैं तो ये आपके 10 होते हैं। एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो इन्हें क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। सामान्य जानकारी है ये सब। हिंदी वर्णमाला में 44 मूल वर्ण है। ठीक है, अगर आपसे मूल वर्ण पूछा जाए तो 44 होते हैं और टोटल अगर पूछा जाए तो 52 तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन सहित कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 48 होते हैं, जिसमें 44 आपके मूल वर्ण है और संयुक्त जो जोड़ दिए जाते हैं ये आपके कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 48। तो संयुक्त किसे कहते हैं, छात्र, ग्र्या और शा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अयोग्यवा की बात करें तो अयोग्यवा यानी द्विगुण सहित हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। 44 आपके मूल वर्ण है, 4 आपके संयुक्त व्यंजन छात्र, ग्र्या और शा, 2 आपके द्विगुण व्यंजन डा और ढा, 2 आपके अयोग्यवा माने गए हैं। कुल टोटल मिलाकर कितने वर्ण हो गए, तो 52 वर्ण हो गए। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है फ्रेंड, तो हा के समान होता है। जैसे आप जानते हैं अतः, अतः आप ये देखिए विसर्ग लग गया तो आप वो जब बोल रहे हैं तो हा का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अनुसार न, श, ज, र, ल का उच्चारण स्थान वर्त माना गया है। वर्त ध्वनियाँ पूछी जाती हैं आपसे कि वर्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं, तो न, श, ज, र, ल का उच्चारण स्थान वर्त माना गया है। हल चिन्ह, हल चिन्ह का मतलब हलंत। ठीक है, वर्ण के रहित स्वर होने के परिचायक हैं। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर उसका अर्ध रूप में प्रयोग किया जाता है। मात्रा स्वर को सम रूप में ग्रेफीम कहा जाता है। द्वितीय व्यंजन में समान व्यंजन का मेल होता है, जैसे च, ये आपके च, ये मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं सर्वोच्च। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो आधा चा और ये चा जो है आपके ये द्वितीय व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, हिंदी भाषा में शब्दकोश शब्दक्रम रूप में वर्णमाला क्रमबद्ध वर्णों से किसी भी शब्द में स्वर व्यंजन के आधार पर शब्द निर्धारित किया जाता है। तो पहले स्थान पर आपका अंग या अनुस्वार और चंद्र बिंदु या विसर्ग, दूसरे स्थान पर आपके स्वर आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आपका व्यंजन जो होता है का से लेकर हा तक। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। पहले स्थान पर किनका प्रयोग किया जाता है, तो अनुस्वार और विसर्ग या चंद्र बिंदु, दूसरे स्थान पर आपके स्वर आ जाते हैं और तीसरे स्थान पर आपका व्यंजन आ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यह स्वर व्यंजन है, इन्हें बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आइए फ्रेंड हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें, य, ख, च, छ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो या है फ्रेंड, रा है, ला है, लेकिन बा नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित
में भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो लघुत्तम इकाई आपका ध्वनि होती है, पद होती है, शब्द होती है या फिर वर्ण? तो वर्ण होती है। तो लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, क्योंकि या इन्हें हर्ष स्वर भी कहते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप ये सारी चीज़ें देख के आ रहे हैं। अब आइए इन वर्णों को सुमेलित करना है। कौन सा वर्ण क्या है? तो यहाँ पे देखिए सुमेलित करिए। का जो है आपका कंठ से है, ता आपका दंत से है, ना आपका ना भी आपका ता था दा था ना, ये भी आपका किससे है? ठीक है, तो ना आपका नासिका से है और शा आपका किससे है? तालु से है। ठीक है, तो एक का सी हो जाएगा और सी ए डी और बी। सी ए डी बी किस में है फ्रेंड? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और ये किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिन माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं? तो ध्वनि, समय, वर्णमाला, भाषा या फिर भावानुकूलित कहते हैं। तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? अभ्यस्त, अब, अर्थोन्माद या फिर अलग? ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले तो आपका आपने पढ़ा भी था कि सबसे पहले आपका अयोग्यवाह या विसर्ग आ रहा था, लेकिन यहाँ आपको इस वे में बताना है। तो अब आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दकोश में सही क्रम कौन सा है? तो सफल, कठिन, काम, सभी, सुमति, अहंकार, ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति, आदर, उदारता, अप्रिय। तो फ्रेंड ईमानदारी, अब आप देखेंगे सफल, कठिन, काम, इन सब में तो सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है? छोटी ई आ रहा है, तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। उच्चारण स्थान के आधार पर पाफा, बाभा, मा और छोटो बड़ो स्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो पाफा, बाभा, मा ये तो आपके ओष्ठ होते हैं। ठीक है, जिसमें फा और वा ये आपका दंतोष्ठ में आता है। आगे देखेंगे, शब्दकोश क्रम की दृष्टि निम्नलिखित में शब्द सही व्यवस्थित है? तो अपर और कालिदास, गलत मापदंड, पादद्वेष, सपाद, लक्ष्य, सूखी, अलकनंदा, गिरी, प्रतिनिधित्व या फिर कठोर? तो सबसे पहले आ स्वर आ रहा है, आ रहा है, तो आ किस में दिख रहा है? तो आ आपका ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कठिन शब्द में रेखांकित प्रयत्न व्यंजन के आधार पर शब्द हैं। तो घोष हैं, महाप्राण हैं, अघोष हैं या फिर संघर्षी हैं? तो फ्रेंड अघोष हैं। ठीक है, कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद हैं, तो अघोष हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हिंदी में अल्पप्राण महाप्राण को जोड़ा नहीं है। तो का और खा, का, य, ज, झ, ला। तो ला और ला का जोड़ा नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? और ये आपको अच्छे से बताया था मैंने। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई जिनका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, शब्द कहते हैं, अक्षर कहते हैं या वाक्य कहते हैं? तो उन्हें मात्रा कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अक्षर, वाक्य, अर्थ, शब्द। तो उन्हें अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? समृद्ध हैं, अर्धसमृद्ध हैं, विवृत हैं या फिर अर्धविवृत हैं? तो ये समृद्ध स्वर होते हैं। मैंने बताया था समृद्ध स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ जो है आपका ऊंचाइयों पर होता है और मुख बंद होता है ना, वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। तो ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। प्लुत स्वर कौन सा है फ्रेंड? ओम, 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 ओम। ठीक है, तो नंबर 1 ए राइट आंसर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से विकल्प शुद्ध है। तो शाह आपका दंते है, तालव्य शाह मूर्धन्य है, शा तालव्य है, चा कंठ है। तो आपका शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, शा आपका दंते है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो हिंदी में ज्ञा का उच्चारण आसान परंपरा से भिन्न हो गया। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठे वर्ण है। छा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध पूछा गया। तो छा तो आपका संयुक्त व्यंजन है ही। विसर्ग आपका अंग और आहा आप बोल रहे हैं तो ये कंठे से तो बोला ही जाता है, ये भी सही है। ठीक है, और 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण कैसे एक साथ हो सकता है? तो यही ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर है। ज्ञा का उच्चारण था, चलो छोड़ो उसको। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आंसर मिल गया आपका। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित अल्पप्राण ध्वनि है, यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। ग, घ, च, झ। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो का और खा,
आपका जो है पहला और तीसरा और पांचवा ये आपके क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो गा आपका ये क्या है, अल्पप्राण है। तो फ्रेंड कुछ प्रश्न आपके बच रहे हैं तो इसको हम कल कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये पार्ट 2 में देखेंगे आप वर्ण व्यंजन से जो आपके हैं। इसके बाद आपका संज्ञा टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है, और कल देखेंगे और प्रश्नों को। थैंक यू।